ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाजरीन, माजी हाल से तो जुड़ाव होता है, लेकिन कुछ माजी के वाक़यात मुस्तक़बिल के ऊपर भी अपने बड़े गहरे असरात मुरतब करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो माजी से जुड़े कुछ वाक़यात से अहम शख्सियात और कुछ अहम ओहदों पे फायज लोग कभी भी इररेलेवेंट नहीं होते। और आज तो हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया है कि बशर्ते हयात वो आने वाले काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान की सियासत में बड़े रेलेवेंट रहेंगे। और माजी करीब में वो इस मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म रहे हैं और बड़े लंबे अरसे तक रहे हैं। और उन्हीं के दौर में फिर जो इलेक्शन हुए उसके ऊपर बड़े सवालात भी उठते हैं। और साथ में ये है कि तारीख़ और सियासत के बड़े ज़बरदस्त तालिब इल्म हैं। अगर आपको इनके हल्के अहबाब में जाने का इत्तफ़ाक़ हो तो आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की किताबें पढ़ने को भी रिकमेंड करते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म मनोहर काकड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आगाज़ हम करेंगे आपकी निगरानी में सर होने वाले इलेक्शन। गोया कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, जिसको ले के आज भी बड़े सवालात उठते हैं। तो बतौर वज़ीर आज़म, क्योंकि आपके नीचे इलेक्शन हुए थे, आप समझते हैं कि इस इलेक्शन से मुताल्लिक़ जितने कंसर्न्स हैं उनमें कुछ जान है, जायज़ हैं, दुरुस्त हैं? बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखिए जी, हमारे यहाँ जो स्टैंडर्ड्स हैं ट्रांसपेरेंसी के, इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, वो कभी कोई आइडियल नहीं रहे। या तो ऐसे होता ना कि पाकिस्तान में बाकी जितने इलेक्शन गुजरे हैं वो इतने उनकी सतह ऐसी होती कि आपको बरतानिया के पार्लिमानी इलेक्शंस याद आते या अमेरिका के आते या किसी और सटल जमहूरिया के आते। और इस दफ़ा अचानक ऐसा एक कोई सवालात उठ गए हैं जो कि बिल्कुल आपके जो जमहूरी सफ़र है उसको रिवर्स कर दिया उसने। आप 17, 18, 19 की तरतीब से आगे पीछे यहाँ पे इलेक्शंस पे सवालात उठते रहे, इस पे भी उठे। वो कितने रेलेवेंट है या उसमें कितनी उसके अंदर वज़न कितना मौजूद है, मेरे ख़्याल में उसके लिए आइन में, कवानीन में हमने ख़ुद ही, हमसे मुराद तमाम सियासी जमातों ने ख़ुद ही इसका तयन किया कि अगर ऐसे सवालात किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस से उठे जिसमें कोई एक फ़रीक उस पर मुतमईन ना हो और वो इस ख़दशे का इजहार करता हो कि इसमें मैनिपुलेशन हुई है, इसमें इंजीनियरिंग हुई है, तो फ़ौरम उन्होंने उसके लिए तजवीज़ की है कि कौन इसको डिटरमिन करेगा। सारा पाकिस्तान समझे कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है, मिसाल, तो क्या उसके समझने के लिए एक कोई रेफरेंडम कराया जाएगा और उस रेफरेंडम का नतीजा जो आएगा उस पर फिर ट्रिब्यूनल तो है, हमारा ट्राइब्यूनल्स है, तो उस ट्राइब्यूनल्स में यकीनन लोग जा रहे हैं, जाना चाहिए। इंडिविजुअल केसेस पे कहाँ कहाँ ऐसे हुआ है या नहीं हुआ ये उन्होंने डिटरमिन करना है। लेकिन उस प्रोसेस का जो हिस्सा रहे हैं लोग, वो कमिश्नर रावलपिंडी हो या बाकी लोग हों, गोया कि वो ख़ुद इन कंसर्न्स का इजहार करते रहे हैं कि हमने किस तरह इलेक्शन को मैनेज किया। तो आपको लगता नहीं है कि इससे पहले कि ट्रिब्यूनल डिसाइड करें, वो जो फॉर्म 47 और 45 की बात की जा रही है, आपको लगता है कि उसमें जान है? हाँ, कुछ ऐसा है? देखिए, अगर किसी भी हलके में कोई ऐसी शिकायत या ऐसी डिस्क्रिपेंसीज मौजूद हों, उसकी डिटर्मिनेशन भी ट्राइब्यूनल ने करनी है। अगर इन्होंने कवानीन में ये दिया होता कि निगरान वज़ीर आज़म या काबीना एफिडेविट दे के जाएगी कि तमाम के तमाम हलकों में जो इलेक्शंस है वो दुरुस्त अंदाज में हो, और वो एफिडेविट किसी भी फॉर्म 49 का फाइनल रिज़ल्ट का वो अटैच होता और इशू होता, तो फिर हम एफिडेविट दे देते हैं। अब ऐसी कोई शर्त तो है नहीं। अब ये सारा का सारा तासुर कैसा है, एक हल्के का तासुर ये है, दूसरे हल्के का तासुर कुछ और है। अब इसकी डिटर्मिनेशन इन्हीं ट्राइब्यूनल्स ने करनी है। मैं यहाँ पे इस ज़द में अड़ा रहूँगा कि नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ, तो शायद वो भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुझे क्या पता है ये प्रोसेस इवेंचुअली कंक्लूड होगा। तो प्राइम मिनिस्टर, तो आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो आ रही होती होंगी ना सर? ज़ाहिर है ऐसी बात तो कतन नहीं आई है कि जनाब कोई लार्ज इंस्टीट्यूशनल इंटरफेरेंस हुई है। एक हल्के का ये ख्याल है या अपोजिशन का ये ख्याल है, लेट्स से पुट इट दैट वे, कि वो ये कहते हैं, उनका ये दावा है। अब इस दावे के उसको जो डिटर्मिन करना है वो इन्हीं ट्राइब्यूनल्स ने करना है, और जब उन ट्राइब्यूनल्स के नताइज सामने आ जाएंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी बातें और आपके ख्याल के साथ हो जाए। उस दिन मोबाइल सर्विस का बंद हो जाना, इलेक्शन का ताख़ीर, नताइज का ताख़ीर से आना इत्तफाकी था, उसमें कुछ ऐसा? देखिए, क्या नताइज के
बर वक्त नताइज का ऐलानात 2018 में हुए थे? अगर बर वक्त हुए हैं तो लोग भूल गए, या ये जो बाकी जमातें हैं इनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि ये लोगों को याद दिलाते रहें? पीटीआई के अंदर ये सलाहियत है कि उन्होंने नहीं, क्या वो ताखीर हुई थी या नहीं हुई थी? मेरा सर ये सवाल में छोड़ा जाओ। अब मेरे ख्याल में शायद 30% हुई कि 70% आ गए थे। देखें, शायद अब उनको 30% की ज़रूरत होगी। दूसरा सवाल ये आएगा, उनको 70% की शायद ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उस 30% से जो हैयत है हुकूमत की वो पूरी की पूरी तब्दील हो गई। तो मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ 18 पे, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि 18 में भी, 13 में भी, 24 में भी ये ट्रांसपेरेंसी के इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से सवालात उठते हैं। पार्लियामान मौजूद है, तमाम जमातों की उसमें नुमाइंदगी है, इतने अरसे का एक दूसरे पे जो इल्ज़ाम तराशी है, अब उसका हल अगर ये तमाम सियासी जमातें चाहती हैं अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में जो दुरुस्तगी करनी है वो भी तो साथ करते जाएं, वो नहीं हो रहा। अगर और आपके ख्याल में उसकी वजह क्या है? देखिए, ज़ाहिर है क्योंकि बेनिफिशरी होते हैं तो इसीलिए कभी कोई ये वजह है या कुछ और वजह है? ये भी उसमें एक वजह होती है, ये भी उसमें एक वजह होती है। और बाय एंड लार्ज शायद इतना टॉक्सिक माहौल पॉलिटिकल बन चुका है कि उसकी जो रूह है जमहूरियत की, उसके साथ कमिटमेंट अपनी जमात और अपने मफाद के तहत तो जब होती है तो नज़र आती है, लेकिन बतौर असूल, बतौर फ़िक्र, बतौर नज़रिया वो नहीं नज़र आती। मतलब मुझे उसी वक्त जमहूरियत अच्छी लगती है जब वो मुझे फेवर कर रही हो, मेरे मुवाफिक हो। लेकिन काकड़ साहब, इनफैक्ट उस दौर में एक जमात ये एतराज़ करती रही, गिला करती रही कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को आपके नीचे होने वाले इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिली? देखें जी, लेवल प्लेइंग फील्ड मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा शायद मुबालगा इसमें ऐसे हो कि एक पूरे सूबे की हुकूमत उनको मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा में ये कैसे डिनाइल ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड था कि एक बहुत बड़ी दूसरी या तीसरी आबादी के लिहाज से हुकूमत में आया, वो वहाँ पर हुकूमत में आए, उनको बाकी पाकिस्तान में नहीं रोका गया। अच्छा, ये क्लेम ये सिंध में नहीं करते कि सिंध में, कराची में भी हमारा मैंडेट चुराया गया। कराची उसके बावजूद मतलब शायद वो सिंध में हुकूमत साजी के उसमें नहीं थी, यानी कि कराची में किया गया, इंटीरियर सिंध में नहीं किया गया। बड़ा पिक एंड चूज़ है। बहरहाल मैं आपको यही कर दूँ कि मैं क्यों कराची के किसी हलके का दिफा करूँ, ये तो उस प्रोसेस में डिटरमिन होना है। और अगर कहीं पर किसी हलके में इस तरह का वो हुआ हो, मैनेजमेंट हुई हो, तो उसको रिवर्स ट्रिब्यूनल ने करना है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट करना है। उस वक्त तो वीडियोस में भी देखा गया कि उनके लोग अगर अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने जा रहे हैं तो उनको पकड़ धकड़ हो रही है। कुछ लोगों को कहा जाता है कि मजबूरन पार्टी छोड़ने पे कहा गया कि आप वहाँ से किसी और पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो आपको लगता है कि आपके पास ऐसी कोई इत्तलात नहीं थी कि एक जमात को टारगेट करके उसको प्रोसेस से बाहर करने की कोशिश? नहीं शायद साहब, उसका तसलसल निगरान हुकूमत से इन वाक़यात का तसलसल जोड़ना वो शायद इतना दुरुस्त ना हो। लेकिन आपको लगता है कि उससे पहले कुछ ऐसा था? नहीं, उससे पहले देखिए, आप की भी एक तारीख़ इस जमात की एज अ पोजीशन है और उसके साथ जो इदारती रिस्पॉन्स है उसकी भी तारीख़ मौजूद है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में टीटीपी ने भी GHQ में बतौर एहतजाज हमला नहीं कराया, BLA ने भी नहीं कराया, PMLN ने भी नहीं कराया, जमात इस्लाम ने भी नहीं कराया, PPP ने भी नहीं कराया। बेनज़ीर की शहादत हो गई, लेकिन उनको ये ख्याल नहीं सूझा कि चलो यार, उस वक्त एक फ़ौजी हुक्मरान सरबराह था, एक फ़ौजी हुक्मरान सरबराह था और उसकी जान चली गई। और जान जो गई है वो एक सियासी जलसे से खिताब के बाद गई है, कोई उसका किसी किस्म का और एजेंडा नहीं था। वो भी गैरन सिटी के अंदर, गैरन सिटी के अंदर एक सियासी खिताब करके निकलती हैं, उनकी शहादत होती है। यकीनन उसमें मॉब साइकी थी, ट्रेनें भी जली हैं, गाड़ियाँ भी जली हैं, लेकिन आपको ये एक ऑर्गेनाइज टारगेट नज़र नहीं आता कि उस एक जमात को वर्सेस। हालांकि मैं बार बार याद दिलाता चलूँ कि उस वक्त फ़ौजी सरबराह हुक्मरान था, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत है, वो सदर पाकिस्तान है। आज की फ़ौजी
लीडरशिप के साथ कौन सी ऐसी ज़ाती मुखासमत थी, या वो कौन से किरदार थे, या वो कौन से फैक्टर्स थे जिसने पीटीआई को लाके यहाँ खड़ा कर दिया? ये सवाल पीटीआई को सोचना चाहिए। मैं सवाल जरूर करूंगा मिलिट्री कोर्ट्स पे जब आएंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि हम थोड़ा सा इलेक्शन को वाइंड अप कर लेना कि कल को अगर कोई इस पे कमीशन बनता है या ट्रिब्यूनल्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर इस्टेब्लिश हो जाता है कि हाँ एक ऑर्गेनाइज धांधली हुई है, तो बतौर साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म आप भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? देखिए, अगर ट्राइब्यूनल्स में ये चीज़ साबित होती है और लॉ के प्रोसेस में साबित होती है, मैं जिम्मेदारी लूँ या ना लूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ। और मैं जितना भी अपने आप को उससे डिस्टेंस करने की कोशिश करूँ, वो फासला पैदा नहीं होगा। लेकिन साथ में मैं दोबारा इसका आदा करता हूँ कि वो किसी तासुर की बुनियाद पे नहीं होगा, प्रोसेस की बुनियाद पे हो तो उसे क्यों नहीं कबूल किया जाएगा? कागर साहब, इनफैक्ट इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के किरदार पे सवाल उठाती रही है। बल्ले का निशान छीना जाना हुए के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है। तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं तो कुछ एक मंसूबे के तहत हो रहा था कि इस जमात को बतौर सियासी जमात प्रोसेस में नहीं जाना? मैं किसी को बतौर इदारा या फर्द इस वक्त उसकी नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ना जिस पैराए में कही जाती हैं, लोग शायद उस पैराए को भी समझते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट को भी अंडरस्टैंड करते हैं। दोबारा क्या वो निगरान हुकूमत ने फैसला किया था? अगर निगरान हुकूमत का कोई इंतज़ामी फैसला था तो चले, फिर मेरी जिम्मेदारी है। अब आप एक तरफ आपने खोजने की कोशिश तो की होगी कि कौन है? नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को बतौर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्यों पूछूंगा? सही, उसकी जो इम्प्लीमेंटिंग आर्म होगी वो उन्होंने करनी है। और फिर उन्होंने उनसे शायद गालिबन गाइडेंस भी ली थी कि जी अब हमारी रहनुमाई करें कि मुख्तलिफ फैसलों की मैं बात कर रहा हूँ, और उस गाइडेंस में उन्होंने अपने फैसले लिए। हो सकता है कोई गलत फैसले लिए, हो सकता है वो ठीक लिए, इंसान गलत फैसले भी ले लेता है, मैं ये नहीं कहता हूँ। और ह्यूमन एरर की वो जो एलिमेंट है उसकी गुंजाइश मौजूद होती है। अपने इंटेंशन का अंदाज़ा लगाना होता है कि क्या बदनीयती की बुनियाद पे किए गया है या आपसे गलती हो गई है, ये हो सकता है। लेकिन बाय एंड लार्ज इस एक मखसूस केस के हवाले से ये समझना या कह देना कि पूरी के पूरे निगरान हुकूमत या बाकी इदारे इसमें शामिल थे, शायद ये इतना मुनासिब ना हो। लेकिन इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, ये जो मखसूस नशिस्त है इससे मुताल्लिक तो अब सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच भी बार बार वजाहत कर चुके हैं। तो काकड़ का साहब क्या समझते हैं कि ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की हैं या बाकी जमात तो मिली हैं, दुरुस्त है? देखें जी, इसमें कानूनी मुश्काफियाँ ज़्यादा हैं और एक सियासी नुक्ता नज़र है। एक मॉट पॉइंट या जो लीगल डिस्कोर्स है वो तो अपनी जगह अदालतों में चल रहा है। पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट उसका ये है कि जी अगर उस जमात के लोगों को ज़्यादा वोट पड़े हैं तो उसी तनासब से उनको मिलने चाहिए रिज़र्व सीट्स। दूसरी तरफ से वो कानूनी नुक्ता यह निकालते हैं कि अगर उस जमात का कानूनी वजूद ही ना हो तो कैसे मिल सकती, तो उनको कैसे मिल सकती है। इसीलिए गालिबन शायद पीटीआई ने मांगी ही नहीं थी। सही। और बिना मांगे हुए लोगों को अता कर देना ये तो शान खुदाबंदी है, लेकिन हमारे यहाँ मैग्नेमिनिटी बड़ी उससे सीखा गया है और अल्लाह की रहमत से मुस्तार लेके हमने भी काफ़ी सखावत का मुजाहरा बज़ौक़ात कर देते हैं। एहतियात से मैं यही कह सकता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, बड़ी एहतियात से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन चाहेंगे कि अगले सेगमेंट में कुछ खुल के बातें करें। एक ब्रेक से वापस आते गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। बतौर यंग पार्लियामेंटेरियन आप भी ये समझते हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री में ट्रायल, कोर्ट्स में ट्रायल होना चाहिए, उनको वहाँ पे ट्रायल किया जाना चाहिए? देखें, सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल बसा औकात होता है, दुनिया के कई ममालिक में होता है। नेचर ऑफ एक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म की हरकत किसी सिविलियन ने की है। मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ और फ़ौज की किसी इंस्टॉलेशन पे हमलावर हो जाता हूँ। फ़ौज में बहुत सारे ऐसे सिविलियंस हैं जो बतौर सिविलियन उस इदारे में काम करते हैं। वो कल को वहाँ पर
एस्पिनेज कर लेते हैं, जासूसी का कोई काम किसी दुश्मन मुल्क के लिए करते हैं, तो क्या उन पे वो चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? अगर आप एक उसूल के तौर पे फैसला कर दें कि जी लाजमन किसी भी सिविलियन पे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी के एक बहुत संजीदा चैलेंज पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम इस पूरे की पूरी गुफ्तगू को पॉलिटिकल पैराडाइम में कर रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त एक पीटीआई का सियासी जमात इन्वॉल्व है। जी, पीटीआई का जी वो है कि चूंकि उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे वैंडलिज्म किया है, हमला आवर हुए हैं, तो उसके नतीजे में ये बात की जा रही है कि उनका ट्रायल वहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने कोई ना कोई प्रेसिडेंट बनानी होगी इस मुल्क में, आपने कहीं ना कहीं रोकना होगा लोगों को। पॉलिटिकल एहतजाज, डाइसेंट करना, उससे डिसएग्री करना, अपने पॉलिटिकल लीडरशिप के हक में वोट देना, पॉलिटिकल पार्टी में रजिस्टर होना, लोगों का राइट टू असेंबल, ये तमाम बुनियादी हुकूक में हैं, लेकिन वो कानून की क़ैद में हैं। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है। अब वो कहते हैं कि जब हम इन हुकूक का इजहार कर रहे हो तो ये जो कानूनी क़ैद हैं, हम इससे मुबर्रा हैं, हम इससे मुबर्रा हैं, वो नहीं हो सकता। और इतने मुबर्रा हैं, आपको पता है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक फ़ौज का सिपाही है, उसकी जो ट्रेनिंग है, उसके हाथ में आपने एक G3 पकड़ाई हुई है, मैं 500 बंदा लेकर उसके तरफ एहतजाज के तौर पे चला जाता हूँ। अब उसकी कोई मॉब मैनेजमेंट की ट्रेनिंग तो नहीं हुई, तो उसने क्या करना है? उसने गोली चलानी थी। अच्छा, उस गोली चलाने के नतीजे में फिर मैं 5000 लोग इकट्ठे करने की कोशिश करूँगा, फिर 5 लाख करूँगा। शायद मेरे पास कोई पॉलिटिकल कंटेंट कम है, लिहाजा मैं भी रिलाई करता हूँ इस किस्म के एहतजाज और वैंडलिज्म में, ताकि वो मेरे पॉलिटिकल उसको सपोर्ट और पॉपुलैरिटी को बढ़ाता रहे। ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। दुरुस्त आप कह रहे हैं, ये तो अकॉर्डिंग टू बुक ऐसे ही होना चाहिए। बट जो बात हम पहले सेगमेंट में कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि जब तक डिटर्मिनेंट नहीं हो जाता तब तक कि आप कह नहीं सकते कि कुछ गलत हुआ है। यहाँ पे भी तहरीक इंसाफ का गिला तो यही है कि पहले आप डिटर्मिन तो कर लें कि क्या ये बड़ा एक वेल थॉट, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड ये उस दिन का इवेंट था या ये पब्लिक रिएक्शन था उस दिन। तो बजाय ये कि हम उससे पहले डिटर्मिन करें, उससे पहले हम चाह रहे हैं कि लोगों को आप ट्रायल करें, तो क्या आपको लगता नहीं कि उनका नहीं, ये बात दुरुस्त है कि इसको डिटर्मिन होना चाहिए, ये कमीशन बनना चाहिए। नहीं, कमीशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डिटर्मिनेशन की बात, क्योंकि डिटर्मिन होना चाहिए। डिटर्मिन होने के कई तरीके हैं, कमीशन भी हो सकता है, कमीशन के अलावा भी हो सकता है। ये ट्रायल बुनियादी तौर पर यही चीज़ डिटर्मिन करने के लिए तो है। और ट्रायल किस चीज़ के लिए? ट्रायल फैसला तो नहीं है। सही, जब आप कोई मुकदमा चलाना चाह रहे होते हैं, जो इख्तिलाफ है वो यही है कि क्या वो सिविलियन अदालत में वो मुकदमा चलेगा या किसी फौजी अदालत में मुकदमा, तभी डिटर्मिन होगा। डिटर्मिनेशन तो अभी की नहीं, इल्ज़ाम है उस वक्त की हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से। कई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस तरफ की निशानदेही करते हैं कि ये ऑर्गेनाइज तरीके से हो और इसके पीछे एक सोच, मतलब आप 152 जगहों पे बैक वक्त हमलावर लोग हो जाते हैं। आपने कहा है कि लगता है कि आपके अपने दौर हुकूमत में एक कमेटी बनी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिसने ये तय करना था कि क्या वाकई ऑर्गेनाइज था, तो उस कमेटी की भी कुछ आपके पास फाइंडिंग्स आई थी, आपने देखी, उनमें क्या चीज़ें सामने? मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसा है जो को ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं। आप क्यों सोचते हैं? लेट सपोज मैंने कहा ना कि बेनज़ीर की शहादत हुई, तो जगह जगह पर फसादात फूट पड़े और वो फसादात जो है ना, वो उसमें ट्रेनों को आग लगाना, ज़ाती अमलाक लोगों की जली हैं। यहाँ पे ज़ाती अमलाक लोगों की नहीं जली है। एक इदारा टारगेट पे था, एक इदारा जिसका नाम फ़ौज है, उससे मुंसलिक इदारे जैसे ISI के दफातर थे या मुख्तलिफ और दफातर थे, ये तासुर इससे उभरता है या जो भी शख्स जिसके सामने ये एविडेंस आती है वो यही सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक तरफ PTI या उससे जुड़े हुए लोग या उसके हमायती या उसके हमायतियों की शक्ल में लोग, ये कई कैफियत हो सकती हैं, और जो दूसरी तरफ कांस्टेंट है वो है फ़ौज का इदारा, उससे मुंसलिक दफातर, ये एक उस पर हमलावर हो रहे हैं। ये
तासुर जो है वो अच्छा तासुर नहीं है। और ये मैं अगर आपसे पूछूं कोई एविडेंस कौन सी हैं जिनसे आप भी समझते हैं कि ऐसा कुछ है? देखिए, क्योंकि आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं ना सर, आप देखिए, मैं ये चीज़ें सब्जेक्ट्स हैं, मैं उनके एविडेंस पे यहाँ पे बैठ के गुफ्तगू अगर करूँ तो ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा। लेट द जजेस सी दोज एविडेंसेस। सॉरी, मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट तो पहले कह चुकी है कि नहीं होना चाहिए। जिस फैसले के खिलाफ आपकी हुकूमत, आपको याद होगा कि अब दोबारा रिव्यू में गई थी, निगरान हुकूमत थी, अगर जब बरह रास्त उसमें वो मुतासरा फरीक नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने रिव्यू डाली, तो सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की कह रही है कि नहीं, सिविलियन का नहीं ट्रायल होना चाहिए, तो फिर भी आपको लगता है कि नहीं? मैं फिर दोबारा अर्ज़ करूँ कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देते, जब वो फैसला दे दे, उस फैसले पे उस पर तनकीद करना, उससे इख्तलाफ रखना, उसके ख़िलाफ़ रिव्यू में जाना, ये हमारा कानूनी और आईनी हक़ है। अगर हम मुतासरा फ़रीक नहीं थे, ये तासुर इसलिए गलत है, क्या मैं समझता हूँ मुतासरा फ़रीक थे, इसलिए मुतासरा फ़रीक थे कि उस वक्त हम रियासत पाकिस्तान के बतौर हुकूमत नुमाइंदगी कर रहे थे। दुरुस्त। अब हम तो रियासती मफाद को उस 7 माह के लिए वो हमारी जिम्मेदारी थी, अब किसी और की है, कल हो सकता है ये जिम्मेदारी PTI की हो। सही। ये तसलसल चलना है। तो जो स्टेट के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके तहत आपको बहुत सारे फैसले करने होते हैं, और ये उनमें से एक फैसला। लेकिन आप ही के दौर में जो उससे पहले इनपुट आया कि किस तरह दहशतगर्दी ख़तरात बहुत शदीद हैं, ख़जाना खाली है, हमें इलेक्शन को आगे लेके चलना है, उस दौरान एक साबिक DG ISI एक सियासी जमात के साथ मिल के इस मुल्क के अंदर इंतशार फसाद फैलाने की एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। सर, ये चीज़ें आपके नोटिस में आई थी, आपकी नज़रों से ओझल हो गई, पता नहीं चला आपको? नहीं, मतलब उस दौरानिए में आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़र में आती हैं। अब जो नज़र में चीज़ें आएँ, किसका इजहार करना है और किसका इजहार नहीं करना है, ये फ़ैसला भी आप रियासती मफादात के तहत करते हैं, ये फ़ैसला भी आप हुकूमती मफादात के उसमें करते हैं, तहत करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, मेरे ख़्याल में आपको लार्जर एक जिसको फितना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रवायती तौर पे हमारे यहाँ दीन में, और इंतशार अगर कहीं पे बहुत सारी चीज़ों पे फैले, ऐसे इंफॉर्मेशन को, ऐसी मालूमात को मख्फी रखना ज़रूरी होता है। मख्फी रखना ज़रूरी नहीं होता, ज़रूर बाज़ औक़ात ये होता है कि उसको फैलाना मुनासिब नहीं होता। तो मैं आपके जवाब से ये तासुर ले सकता हूँ कि आपके नॉलेज में था कि साबिक DG जनरल फैज़ हमीद एक सियासी जमात के साथ मिल के इस मुल्क के अंदर इंतशार की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, वो ख़ुद भी इस वक्त ज़ाहिर है अंडर ट्रायल हैं और अपने इदारे के अंदर। बट ये तो ISPR की स्टेटेड एक पोजीशन है ना कि बिल्कुल ऐसा है, लेकिन उसकी अभी तक फाइनल कंक्लूजन तो नहीं हुई। ISPR को ज़ाहिर है जो उनके अपने इन्वेस्टिगेशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिगेशंस हैं, उस तक रसाई है, और उस पर मेरे ख़्याल में सोच समझ के उन्होंने उस कुछ इन्फॉर्मेशन को पब्लिक किया होगा। मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मुझे बट जब आप थे तो क्योंकि उस वक्त सब कुछ हो रहा था ना सर? नहीं, मेरे ख्याल में उसी दौर की बात की जा रही है। उसके बाद गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी बात नहीं है, बट कॉन्स्पिरेसीज की बात तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें, इमरान खान जेल में, वो बाहर, और कहा जा रहा है कि उनके देखिए, बतौर वज़ीर आज़म ये नहीं हो सकता कि आप कहीं पर इन्वेस्टिगेशंस बहुत सारे मैटर्स के चल रहे हों और आपको अप्रूवल की ज़रूरत है कि जनाब ये इन्वेस्टिगेशन हम करें या ना करें। वो तो जब कोई ऐसी कैफियत होती है जिसमें मुल्की मफाद और मुल्की सतह पे उसके असरात हों, तो वो यकीनन आपकी इन्फॉर्मेशन में भी आता है, लाया भी जाता है, अगर कहीं भेजा की ज़रूरत होती है वो ली जाती है। ये ऐसा मामला नहीं था मेरे ख़्याल में जिससे वक्त के वज़ीर आज़म से किसी एक जन साहब की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए इजाज़त उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसकी तलबी की ज़रूरत महसूस हो। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि किस वक्त से ये चल रहा है। मुनासिब। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब की गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। काकड़ साहब, इनफैक्ट ये जो दहशत गर्दी के इस वक्त
अफरेत है, बहुत सर चढ़ के कहा जा रहा है कि मुल्क में शायद इससे पहले हमने नहीं देखा। और इसको लेके इस वक्त जो पाकिस्तान फ़ौज की पोजीशन है वो ये है कि बुनियादी तौर पे बैड गवर्नेंस इसकी बुनियादी वजह है। तो आप इस मुल्क के निज़ाम का हिस्सा रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म, तो हम कह सकते हैं कि जिस वक्त तर्जुमान पाक फ़ौज कह रहे हैं कि गवर्नेंस अगर अच्छी होती तो शायद मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ना होती। इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मेरे ख़्याल में दहशतगर्दी के हवाले से हमें यह ज़रूर सोचना चाहिए कि गवर्नेंस एक पहलू के तौर पे उसका तस्करा अगर आप कर लें तो शायद उसमें कुछ वजन हो, लेकिन इसको हमें इस जंग की नौयत को, इस जंग के चैलेंजेस को, इस जंग के जो मुखालिफ फरीक है उसके एडवांटेजेस को, उसके डिसएडवांटेजेस को, तमाम को सोच समझ के, क्योंकि ये हमारा एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, ये सोसाइटी का थ्रेट है, ये हुकूमत का थ्रेट नहीं है, ये रियासत का थ्रेट है, ये हमारे वजूद के लिए थ्रेट है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। इस वक्त जो उभार आया ख़ुसूस तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान दोनों सूबों में, वहाँ पर क्यों आया है, उसकी क्या वजूहात हैं जी। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जनाब चूँकि आप सियासी मसाइल में लोग घुलझे हुए हैं इस वजह से ये ज़्यादा उभर के सामने आ रहा है। दोनों अतराफ़ पे मैं समझता हूँ कि शायद ये एक्सट्रीम पोजीशंस है और इतनी ज़्यादा हकीकत के करीब नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 साल कबल वो नेटो और अमेरिका की यहाँ पे प्रेजेंस थी और उन्होंने 20 साल इन्वेस्ट किए थे एक नेशन स्टेट या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में अफ़गानिस्तान की रियासत की सूरत में, जिसमें वो नाकाम हुए। लेकिन उस नाकामी के दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने $2 ट्रिलियन सर्व किए, 20 साल लगाए जी। एक अफ़गान नेशनल आर्मी जिसके लगभग 3 लाख अफराद एम्प्लॉइज़ थे, वो खड़ा करने की कोशिश की। और जब ये दोहा टॉक्स हो रही थी उनका यही गुमान और ख़याल और असेसमेंट थी कि वो जब पुल आउट करेंगे तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अफ़गान नेशनल आर्मी पे, जो कि अफ़गानिस्तान की टेरिटरी को भी संभाल सकेगी, उसकी पॉपुलेशन को भी सिक्योर कर सकेगी और जो TTA का उस वक्त का उनका थ्रेट है उसको काउंटर करती रहेगी। बहुत सारे लोग इस खदशात का इजहार कर रहे थे कि जी बड़ी खूनरेज़ी होगी और अगर इस अंदाज में हुआ तो अफ़गान तो दोनों तरफ एक दूसरे के गले काटेंगे और ये बहुत लंबे अरसे तक हम सिविल अनरेस्ट या सिविल वॉर की सूरत हाल, बहुत सारे डूम्सडे सिनारियो इस तरह पेंट कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगस्त के महीने में इंतहाई पुरअमन अंदाज में जिस मुल्क में 50 साल से खून अपने कई हदों को छू चुकी है, एक इंतकाल इक़्तिदार तो नहीं, बज़ोर शमशीर इक़्तिदार लिया गया, फोर्सफुली लिया गया, लेकिन नॉन वायलेंट था। फोर्सफुल तो था लेकिन नॉन वायलेंट था। दूसरे फरीक ने कंप्लीट सरेंडर करके चला गया। सही। आप 72 घंटे में वो जो फ़ौज उन्होंने खड़ी की हुई थी 20 साल में, या कोशिश की थी खड़ी करने की, तो असेसमेंट तो उनकी यही थी रेजिस्ट करेगी, थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे। अब उस रेजिस्टेंस के लिए उन्होंने उनको स्मॉल आर्म्स दिए हुए थे, असला दिया हुआ था, डिफरेंट गैजेट्स जैसे थर्मल्स और ये सारी चीज़ें दी हुई थी, गाड़ियाँ थी, सैटेलाइट सिस्टम, सब कुछ पूरे का पूरा निज़ाम था लड़ने का। अब वो वैनिश हो गए, वो गायब हो गए, तो ये पूरा का पूरा जो जंगी साजो सामान था ये कहाँ गया? वो तो उनके हाथ है जो वहाँ पे बैठे हैं इस वक्त। वो उनके हाथ आया जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनके हाथ आया जो तो हमारे दोस्त नहीं थे, क्योंकि हम तो ओवर कप ऑफ टी बड़ा जश्न मना रहे थे उस वक्त। देखिए जबरदस्त हो गया। मैं फिर आपको इसलिए कि ये इस बात को समझना ज़रूरी है, इसलिए मैं उनको अफराद से थोड़ा सा डी लिंक करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ये वो असलाहा है जो इस पूरे खित्ते में ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। ब्रेक से पहले एक छोटा सा सवाल और मुख्तसर जवाब चाहूँगा कि क्या ये कह देना कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एक प्राइम मिनिस्टर ने जो फैसला किया था कि इस विड्रॉल के बाद जो US फोर्सेस की है उसके बाद TTP के लोगों को यहाँ पे आबाद करना, ये बुनियादी वजह है, आप समझते दुरुस्त है? क्योंकि बतौर प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के मामला का फ़र्द वाहिद डिसाइड करता है, इंस्टीट्यूशन के इनपुट और उनकी मर्ज़ी के बगैर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, मैं इस वक्त इमरान खान साहब
इम्प्रिजन्ड हैं, अल्लाह ताला उनके मुश्किलात तमाम सियासी लोगों के साथ आसान करे। लेकिन जब इस दौरानिए में मैं उनके साथ इस मौजू पे मेरी गुफ्तगू हुई है एज अ सेनेटर उस वक्त, और उस वक्त भी मेरी पोजीशन को जानते थे और मैं आज भी उसका अहाता करता हूँ। और वो उस वक्त के MS गालिब वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे, जहाँ पर मैं और मेरे साथ एक और हमारे को सेनेटर थे, आजकल वो वज़ीर आला बलूचिस्तान है। हम दोनों उनके पास गए थे और दरख्वास्त की थी कि ये गुफ्तगू टेररिस्ट के साथ इस अंदाज में कहीं पर खैर नहीं लेकर आता, तो ये आप मेहरबानी करके इसको रिविज़िट करें। मेरे ख्याल में उस वक्त जितने भी इंस्टीट्यूशंस में रिलेटेड लोग थे या प्राइम मिनिस्टर थे, ये सारे एक ही पेज पे होंगे, तभी ये फ़ैसला हुआ था। और उसमें जो फ़ैसला है मैं उस वक्त भी खैर समझ रहा था, और आज उसके जो आप असरात देख रहे हैं तो यकीनन यही इसी नतीजे पे आप पहुँचते हैं कि फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। मुनासिब। एक छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। काकड़ साहब, इनफैक्ट आप भी साबिक वज़ीर आज़म और एक साबिक वज़ीर आज़म इस वक्त जेल में है, आपको लगता है कि उनका फेयर ट्रायल हो रहा है? क्योंकि कई मुकदमात में ज़मानतें उनकी हो चुकी हैं, असूलन उनको बाहर आ जाना चाहिए, नहीं आ जा रहे। देखिए, पाकिस्तान की चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री है। यहाँ पे एक साबिक वज़ीर आज़म फांसी चढ़े हैं, एक साबिका वज़ीर आज़म साहिबा जो है उनकी शहादत हुई है, बहुत सारे जलावतन हुए हैं लोग ऐसी पोजीशंस पे पहुँच के। मेरे ख़्याल में अब पाकिस्तान को अपने आप को सेटलमेंट की तरफ, डेमोक्रेटिक सेटलमेंट की तरफ लेके जाना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटलमेंट की तरफ लेकर जाना चाहिए। लेकिन उसमें अगर कोई एक फ़रीक ये समझता है कि वो ऐनुल हक़ के दर्जे पर और हक़्क़ुल यकीन के दर्जे पर फाइज़ है और दूसरा जो है ना वो इब्लीसी है, इस तरह की रेडिकल पोजीशन से सेटलमेंट ज़रा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वो तो है। और को एग्जिस्टेंस की बात जो है ना, बतौर माशरा अगर हम इसको परवान ना चढ़ाएं, इसको बढ़ावा ना दें, मैं ये समझूं कि मैं शाहिद साहब का ख़ात्मा कर दूंगा, शाहिद साहब समझेंगे मेरा ख़ात्मा कर देंगे, ये मुमकिन नहीं है। तो आपका ख्याल है कि इमरान खान अगर रवैया बदलें तो रास्ता आसान हो सकता है? देखिए, मैं एज पॉलिटिकल असेसमेंट आपके ले रहा हूँ। बिल्कुल, अगर रवैया बदलने से आदम ने रवैया बदला वो कहाँ पहुँचा, इब्लीस ने रवैया नहीं बदला वो कहाँ पहुँचा, तो बीच में फिर निज़ाम दोनों आ जाएगा। जिस इंसाफ के कानून और निज़ाम की हम बात करते हैं, इसका मतलब है ये भी कहीं से इशारे का मुंतज़िर है। ऐसा कुछ नहीं है कि निज़ाम या इशारों का वो होगा। मैं सिर्फ रवैयों की बात कर रहा हूँ। जब आप एक मस्बत रवैया इख्तियार करते हैं किसी भी हवाले से, तो उसके पूरे कायनात में आपके वजूद पे, आपके आसपास असर पड़ना शुरू हो जाता है। सही है। आप जब एक मनफी एनर्जी में रह रहे होते हैं, उसके भी असरात पैदा होते हैं। तो PTI एक बहुत बड़ी जमात है, उसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, थ्रू आउट पाकिस्तान उनका वजूद है। अगर कोई इससे इनकार करेगा तो ये तो हमाकत है। लेकिन उसके साथ साथ ही जो बाकी जमातें हैं, इनका भी तो वजूद है। ये भी अगर कोई ये समझे कि पाकिस्तान को वन पार्टी रूल की तरफ ले जाएगा, कि तो क्या ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के माशरती निज़ाम के लिए कोई सेहतमंद रवैया है? मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है। ये हेल्दी अपोजिंग फोर्सेस तो एक दूसरे के लिए वैसी होनी चाहिए। सही है। अगर कल को नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, PTI हुकूमत पे आ जाती है, तो क्या ये बाकी जितनी जमातें हैं इनको बिल्डोज कर देना चाहिए, इनका खात्मा हो जाना चाहिए? तो पॉलिटिकल स्पेस दे के चलें आपके ख्याल में। लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त डायलाग हो रहे हैं, ये डायलाग, और फिर कहा यह जा रहा है कि शायद सियासतदानों के हाथ में तो कुछ है नहीं, फैसले कहीं और हो रहे हैं, हुकूमत भी मुंतज़िर होती है कुछ इशारों के, तो आपको लगता है कि इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है मीनिंगफुल होगा, उसके नतीजे में कोई पॉलिटिकल स्पेस बनेगी तमाम फरीक? देखिए, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी इब्तिदा है, और इब्तिदा इसलिए है कि उसमें पार्लियामान का जो कस्टोडियन है, स्पीकर, उसमें सेंट्रल रोल उसका है। और मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ PTI की लीडरशिप की जानिब से भी बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जा रहा है। मैं पिछले दिनों कोई उनके जो लीडरशिप है उनके बयानात देख रहा था कि रुकावटें आ जाती हैं, इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं,
वो मरवत साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, या बाकी इनकी जितनी लीडरशिप है, मैं नाम किसी का अगर नहीं ले रहा हूँ, बैरिस्टर गौहर हो गए, उमर अयूब साहब हो गए, उमर अयूब साहब, तमाम लोग हैं, इन्होंने उसको मज़ीद इरिटेट नहीं कर रहे हैं प्रोसेस को। अगर कोई इरिटेंट्स है उसको भी बड़ा वाइजली कोशिश कर रहे हैं कि वो सेटल हों और बात आगे बढ़े। मेरे ख्याल में ये बड़ी दुरुस्त अप्रोच है, ये ठीक अप्रोच है, और हुकूमत की जानिब से भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि कोई सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आए, कंटिन्यूटी की जो सर्टेनिटी है वो स्टैब्लिश हो, उसके इम्पैक्ट इकनॉमिक इनिशिएटिव्स पे होगा, और जब बाकी तमाम तो आप तो समझते हैं कि जो डिमांड्स है लॉजिकल हैं कि 26 नवंबर पे 9 मई पे कमीशन बना दें, सियासी कैदी उनको रिहा कर दें। शायद सब डिमांड रीजनेबल हो या अनरीजनेबल हो, इधर आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप सियासी वर्कर हैं सर। देखिए मैं फिर आपको अर्ज कर दूँ कि मैं चूँकि एक तो इस नेगोशिएशन का ज़ाहिर है एक ख़ुद हिस्सा नहीं हूँ, अगर मैं राय रखता भी हूँ तो उसका इजहार मैं इसलिए नहीं करूँगा कि मेरी राय की वजह से भी इस प्रोसेस पे मस्बत या मनफी असर दोनों पड़ सकते हैं। अगर मैं इसका हिस्सा होता तो मैं खुल के इसका इजहार करता कि मेरी राय में ये डिमांड्स जायज़ हैं या जायज़ नहीं हैं। अब ये दो फरीक़ें जो है ना, वो इनकी ज़िम्मेदारी है कि उसको आगे लेके बढ़ें। हम बाहर से तमाशबीन हैं, हम तमाशबीनों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि टिकर के लिए या ख़बर बनवाने के लिए जो है ना, हम अगर कोई बात करें तो स्टेटमेंट ना दे दें कि जो बड़ी गैर जिम्मेदाराना। लेकिन इनफैक्ट जो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खुफिया राब्ते, वहाँ से भी कुछ ऑफ़र्स आती हैं, और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि आपके दौर में भी कुछ ऑफर्स दी गई थी कि आप बाहर चले जाएं। इमरान खान साहब से कहा गया नहीं है, मेरे इल्म में जब अटक जेल में थे तो उस वक्त उनको ऑफ़र की गई थी। नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उस दौर में उनको कोई इस किस्म की ऑफ़र की गई हो, न मेरे इल्म में अब है कि इस तरह की कोई बात किसी भी मुक़्तदरा के जानिब से या किसी और जानिब से गई हो। मेरी मालूमात नहीं है, हो सकता है हो, मुझे नहीं पता। और आपके ख्याल में प्रोसेस के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कहीं उनका रोल नहीं है, वो बिल्कुल अलग थलग हैं और सियासी मामलात खुद सियासतदान ही देख रहे हैं? देखिए, मुझे सिग्नेचर नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे सिग्नेचर नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं आई साउंड वेरी नाइफ, मैं बड़ा सादा नज़र आऊँगा कि मैं ये कहूँ कि नहीं है या हैं, लेकिन मुझे सिग्नेचर नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर कहीं होंगे तो लग रहा है कि बहुत कोई समझदारी से ये गुफ्तगू कर रहा है, लेकिन मुझे बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर है तो मेरा गुमान और मेरा ख्याल ये है कि वो हुकूमत की तवस्सुत से होगा। जो भी उनकी राय होगी, जो कुछ वो कहना चाह रहे होंगे, वो हुकूमत के तवस्सुत से वो हुकूमत की तवस्सुत से कह रहे होंगे, जो मेरा ये ख्याल है। और लास्टली कोई ऐसा इंडिपेंडेंट वो नहीं होगा राब्ता कि वो हुकूमत से हट के कोई अलग गुफ्तगू करे, मुझे ऐसा नहीं लगता। शो को वाइंड अप करने जा रहे हैं। इनफैक्ट गवर्नेंस की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि इस वक्त इंटरनेट बंद है, मेरे ख्याल में आप ही के दौर में एक्स की बंदें शुरू हुई थी जो अभी तक कंटिन्यूएशन में चल रही है, और बाकी भी कोई इंडिकेटर्स अगरचे कहीं थोड़े बहुत हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आई है बट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। कैसे देख रहे हैं ये अपने 5 साल पूरे करने वाली है हुकूमत? क्विकली सर। देखिए जी, बिल्कुल उनको करना चाहिए, न करना जो है वो मुनासिब जमहूरी निज़ाम के लिए नहीं होगा। पार्लियामान को अपना वक्त पूरा करना चाहिए। पार्लियामान के अंदर अगर कोई नंबर की तब्दीली आती है और वो नई हुकूमत लाते हैं, ये उनका हक़ है। लेकिन पाकिस्तान, आप ये ना भूलें कि जिस तरह के चैलेंजेस 2022 के बाद से आ रहे थे, इकनॉमिक चैलेंजेस की मैं बात करूं, हमने 14 अगस्त 2023 को जब टेक ओवर किया हुकूमत का, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है 400 और 500 रुपए की प्रोजेक्शन लोग डॉलर की कर रहे थे कि 400 से 500 के बीच में रेट डालने वाला है। वो 320 से रिवर्स होकर हम जब गए 255 और 60 के बीच में छोड़ के गए थे। ये कोई मैक्रो लेवल पे शायद 15, 20, 25 अरब डॉलर का इम्पैक्ट पाकिस्तान की इकॉनमी पे आया, लेकिन कोई लफ्ज़ इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल उसका नहीं हुआ कि कोई किसी ने कहा हो कि अच्छा यार इन्होंने कोई अच्छा काम किया, या उसको मौजूद बहस बनाते। उसके साथ साथ स्मगलिंग पे जिस तरह इन्फोर्समेंट के ज़रिए काम अफगान ट्रेड पे हुआ, ये अफगान रेफ्यूजीज़, इलीगल इमिग्रेंट्स, रेफ्यूजीज़ तो नहीं, इलीगल इमिग्रेंट्स की जिस तरह रिपैट्रिएशन पे बात हुई, FBR की रिफॉर्म्स पे काम हुआ। आज यकीनन वो जो इन्फ्लेशन रेट 4 या 4.1% पे आया है,
हमें 36 और 37 का मिला था, 37 और 38 के बीच। तो बेसाफ फराम कर गए उसकी। अगर किसी ने तस्लीम नहीं करना वो तो चले ना करें, लेकिन आप इल्जाम गंदम स्कैंडल भी आपके गले में लोग डाला। कोई स्कैंडल नहीं है। कहाँ स्कैंडल था वो? वो स्कैंडल था हमारे मीडिया का। अच्छा। वो स्कैंडल था कुछ मखसूस अफराद का। हाँ। ये वो वाहिद स्कैंडल था जिसमें एक जिन्स की कीमत अर्जा हो गई। बाकी स्कैंडल्स में वो ग्रानी होती है, ग्रां फरोशी होती है और उससे लोग पैसा बनाते हैं। यहाँ पे सस्ती हुई। हमारे यहाँ जब रोटी सस्ती हुई तो कोई और क्रेडिट ले रहा था। लेकिन कहते काश्तकार रुल गया ना, उसको नुकसान हुआ। सर वो कहते हैं कि कई मरतबा इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि देखें, काश्तकार इंटरनेशनल मार्केट में वो थी, गंदम सस्ती हो गई थी। काश्तकार को हमने कमिटमेंट नहीं दी थी, काश्तकार को कमिटमेंट जाने वाली हुकूमत ने दी थी और आने वाली हुकूमत ने उससे इनकार किया ख़रीदारी से। जब उनसे पूछा गया कि जी क्यों नहीं खरीद, जब उन्होंने एजिटेशन किया, कई निगरान हुकूमत ने बहुत ज़्यादा गंदम मंगा ली है। पता लगा कितनी ज़्यादा गंदम मंगाई है, 4 लाख टन। 4 लाख टन। जब हमने डाटा वेरीफाई कराया कि वो पाकिस्तान में उसका कंजम्पशन कितने दिनों में होता है, 2.25 दिन की कंजम्पशन थी। 2.25 दिन की एक्स्ट्रा गंदम बकौल इनके हमारे दौर में आई और उससे तूफ़ान खड़ा हो गया। असल मसला ये था कि इन्होंने जो ख़रीदारी नहीं की, वो जो रेट्स डिटरमिन किए हुए थे इलेक्शन के आने वाले पंजाब और सिंध की हुकूमतों को जिम्मेदार करार दे। नहीं, मैं करार नहीं दूँ, लोग खुद सोचे सही मैं करार दूँ या ना दूँ, ये इन्होंने डिटरमिन किया था और ख़रीदारी उन्होंने करनी थी। सिंध ख़रीदारी कर रही थी, पंजाब ने नहीं की, उसके फाइनेंशियल रीजंस थे। वो अल्लाह के फजल से हमारा कोई स्कैंडल न था न है। और मैं तो हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि इस दुनिया और उस दुनिया दोनों में हम उसके लिए अकाउंटेबल और जवाबदेह हैं। कोई साबित करके बताएगा हमने क्या किया। बहुत शुक्रिया साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ साहब, वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।